बैलेंसिंग वो जो टाइप ऑफ रिएक्शंस कर रहे थे ना, डिस्प्लेसमेंट कर लिया था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया था, सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, सम मेटल्स आर लेस रिएक्टिव। व्हाई सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव अभी शर्मा? व्हाई सम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड सम आर लेस? बोलो। तो कल हमने आपको यही बताया था कि कुछ मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। तो क्या आपको पता है हमने ऐसा ये क्यों बताया था आपको? क्या कोई बता सकता है जी? बताए बेटा ने क्यों बताया था? सर नहीं, देखो, मेटल्स की रिएक्टिविटी जानना जरूरी इसलिए है ताकि हम मेटल्स का रिएक्ट करने का बिहेवियर समझ सके। मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं बेटा? मेटल्स रिएक्ट करते हैं अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अगर कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और अगर कोई दूसरा मेटल कम रिएक्टिव, तो क्या होगा? अगर कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कोई दूसरा मेटल कम रिएक्टिव है, तो क्या होगा कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है जी, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसकी पोजीशन। वो क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा उसकी पोजीशन से। जैसे कि समझो, जैसे कि एक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर आपने CaCl2 ही क्यों लिखा, आपने CaCl2 नहीं लिखा, आपने Ca2Cl2 नहीं लिखा? किसी के दिमाग में ये चीज आ रही है? बताओ भव्य, क्यों नहीं लिखा मैंने ये, और यही क्यों लिखा? वो सवाल ही नहीं है। ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है? वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कंपाउंड बनाते टाइम वैलेंसीज का ध्यान रखते हैं, इसीलिए हमने आपको कहा था कि वो पूरी टेबल याद कर लीजिए। एक टेबल हमने आपको दी थी, आपने याद नहीं की होगी, कर लीजिएगा, ग्रुप पे भेज देंगे आज वापस। वो टेबल याद कर लो। आधी केमिस्ट्री तुम्हें वही आती, अगर आपने वो टेबल याद कर लिया आपको आधी केमिस्ट्री आ गई। आप बाकी सारे बच्चों से आगे और भीड़ से आगे हो गए अगर आपको वो पूरी टेबल आती है। ठीक है, उस टेबल में आपको पता चलेगा कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। कैल्शियम की जो 2 वाली वैलेंसी है उसके साथ लिख लेते हैं, क्लोरीन की जो 1 वाली वैलेंसी है उसके साथ लिख लेते हैं। इसीलिए फार्मूला बना CH। ठीक है, चलिए अभी हम फार्मूला बनाना नहीं सिखा रहे, अभी हम आपको डिस्प्लेसमेंट सिखा रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड को हम पोटेशियम से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक, इसका सिंबल होता है पोटेशियम। तो बेटा यहाँ पर एक मेटल है, कैल्शियम मेटल होता है, क्लोरीन। तो ये दो दोस्त थे जिनके बीच में दोस्ती हो रही, लेकिन एक दूसरा दूसरा स्टूडेंट आ गया क्लास में जो दिखने में भी अच्छा है, पैसा भी है, पढ़ने में भी बढ़िया है। तो क्या करेगा ये इन दोनों की दोस्ती तोड़ करके इसके साथ दोस्त बन जाएगा। यानी ये जो कैल्शियम मेटल है ना हमारा, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। अब मुझे बताओ कैल्शियम और पोटेशियम इन दोनों में हाईली रिएक्टिव कौन है? हमने आपको टेबल इसीलिए याद करवाई थी
ताकि आप बता सको कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। काशीनाथ का मान ली, काशी मतलब के मतलब पोटेशियम, और का काशीनाथ का, तो नाथ के बाद आ रहा है, कैल्शियम बाद में आ रहा है, ये वाला के पहले आ रहा है, पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव है, ये इनकी दोस्ती तोड़ देगा, इसको अकेला कर देगा और खुद Cl2 का दोस्त बन जाएगा। आज ये मेटल मेटल में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी सीधे से हमें पता चल गया कौन ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब के किसके साथ फार्मूला बना देगा, Cl के साथ, और जो कैल्शियम है वो अकेला हो जाएगा। अब फार्मूला यहाँ पे Cl2 था तो जरूरी नहीं यहाँ पे भी Cl2, यहाँ का फार्मूला डिपेंड करता है के की वैलेंसी क्या होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1। यहाँ पे आपको KCl2 नहीं लिखना था, आपको सिर्फ KCl लिखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ तुम समझ पा रहे हो, यहाँ पर एक हाई रिएक्टिव मेटल ने एक लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक हाई रिएक्टिव मेटल ने एक लो रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, और क्योंकि डिस्प्लेस कर दिया इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, जो हमारे तीसरे टाइप का, whenever a highly reactive metal displaces a low reactive metal from its metal compound, जब भी एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर देगा, तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे, उस टाइप के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि कोई चीज डिस्प्लेस हो रही है। समझ रहे हो, अगर तुम्हें नाम का मतलब पता है तो रिएक्शन का मतलब पता चल जाएगा। डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो रहा था, कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस हो रहा है। इससे ज्यादा सरल चीज कोई हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती बेटा, कुछ नहीं हो सकती। चलो एक एक्सपेरिमेंट है जो हम आपको कल करके बताएंगे, आज आप उसका थ्योरेटिकल मतलब समझिए क्या है। आज आप उसका थ्योरेटिकल मतलब समझ लीजिए, कल हम आपको एक्सपेरिमेंट करके ही बता देंगे। KCl की बेटा Cu तो है नहीं, कहीं पे Cl ही है, तो Cu क्यों होगा, देखो एक हमारे पास बीकर है जिसमें हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है बेटा, क्या लिया है कॉपर सल्फेट, और फिर हमने इसमें क्या कर दिया, आयरन डाल दिया, आयरन की नील डाल, आयरन की होती है ना जो लोहे की। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो जानते हो क्या होता है, कैसे जानोगे, हमने बताया ही नहीं। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, बहुत अच्छा। और आयरन का कलर क्या होता है, ऑरेंज आयरन कहाँ देख लिया तुमने, बताओ मुझे कौन सा आयरन लग गया है, रस्ट होने वाले आयरन की थोड़ी बात कर रहे हैं हम, ग्रे कलर का होता है ना। देखो आज तुम्हें सच्चाई बता रहे हैं, याद रखना, गोल्ड और कॉपर को छोड़ करके जितने भी मेटल्स है ना वो ग्रे कलर के होते हैं। तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा ये, अब सोचना, गोल्ड और कॉपर को छोड़ करके जितने मेटल्स हैं वो सारे ही ग्रे कलर के होते हैं, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो कोई सा, चाहे वो प्लैटिनम हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, कोई सा भी मेटल हो सबका कलर क्या होता है, ग्रे। तुमने कभी सोचा नहीं होगा इस बात पे, अब सोच करके देखना, ठीक है। चलिए तो जो हमारा आयरन है वो कौन से रंग का होता है बेटा, ग्रे रंग का होता है। ग्रे तो कलर ही नहीं है इसमें, ये वाला है ना। चलिए हालांकि वो ग्रे नहीं है, मान लेते हैं ग्रे कलर का, ग्रे है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए हम यहाँ पे ड्राइंग नहीं बना रहे हैं, ये क्या है हमारा नील, कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन थी ब्लू कलर की, और उसमें हमने क्या डाल दिया, आयरन नील डाल दिया। तो बेटा मुझे बताओ रिएक्शन किस तरीके का होने वाला है, तुम्हें रिएक्शन दिख रहा होगा, हमने Fe का किसके रिएक्शन किसके साथ करवाया, CuSO4 के साथ। अब क्या तुम मुझे इतनी सी बात नहीं बता सकते कि Fe और Cu में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्या नाम है तुम्हारा, भूल गया, आरुषि, हाँ। बताओ आयरन और Cu में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो लाइन भूल गई कल जो बताया था,
क्या थी वो लाइन? बोलो सच। ठीक है, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे होगा ना। तो कौन तो हमारा Cu था और फीके हमारा आयरन था। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या करेगा ये? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसकी पोजीशन से, फिर इसके साथ जुड़ जाएगा और बेचारा कॉपर। अब आइए देखते हैं रिएक्शन का क्या होगा। अब देखिए रिएक्शन क्या होगा। ऐसा जब आप 20 मिनट करके छोड़ देंगे ना, तो जो आपका कॉपर सल्फेट था वो जो ब्लू कलर का था वो किस कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो कौन से कलर का हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि वो कॉपर सल्फेट से क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट। पहले वो कॉपर सल्फेट था इसीलिए ब्लू कलर का था, अब वो फेरस सल्फेट बन गया इसीलिए वो ग्रीन कलर का है। और ये जो कॉपर अकेला हुआ था, ये कॉपर कहाँ जाएगा? ये कॉपर इस नेल के आगे चिपक जाएगा और नेल जो पहले ग्रे कलर का था अब वो कौन से कलर का हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा। कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन है ना होता है। ब्रोंज, ब्रोंज क्या होता है? ब्रोंज मेटल थोड़ी होता है, ब्रोंज तो एक एलॉय है। ठीक है, ब्रोंज को हिंदी में क्या कहते हैं? कांस्य पदक नहीं जानते? सोने का मेडल, चांदी का मेडल और कांस्य का मेडल, ब्रास। दिमाग में ज्यादा जोर मत डालिए बेटा। तो जो हमारा आयरन नेल था उसमें कॉपर चिपक गया, उसका कलर ग्रे टू ब्राउन हो गया, और कॉपर सल्फेट चेंज होकर के फेरस सल्फेट बन गया, उसका कलर ब्लू टू ग्रीन हो गया। आपके सामने सवाल ये आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, आपके सामने इतना सिंपल सा सवाल तो पूछ ही सकता है ना, व्हाट हैपेंस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक आयरन नेल को जब आप कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो क्या होता है? कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू टू ग्रीन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और जो आयरन नेल का कलर था वो ग्रे से ब्राउन होता है। ये आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, हम आपको देंगे नोट्स में लिखने के लिए, अभी आप खाली समझते जाइए। ठीक है यश बेटा, ये इस चैप्टर का तीसरा दिन है, कहाँ हो तुम? और मारो छुट्टी। क्योंकि कंपाउंड ही चेंज हो गया, पहले वो कॉपर सल्फेट था तो ब्लू कलर का था, अब वो क्या बन गया है? फेरस सल्फेट बन गया है। जब कंपाउंड ही चेंज हो गया तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, इसीलिए उसका कलर ग्रीन है। इस सॉल्यूशन में जो भी कॉपर था वो आयरन पे जाकर के चिपक गया, इसीलिए वो आयरन में ब्राउन कलर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। अच्छा अब मुझे बताएंगे मालक, इसका नाम लेके वही बताएगा। बताओ भाई क्या होगा रिएक्शन? ये मेटल है ना, ये नॉन मेटल के साथ है। जो बाद में लिखी जाती है चीज वो नॉन मेटल होती है, जो पहले लिखी जाती है वो मेटल होता है। तो मैग्नीशियम मेटल है तो नॉन मेटल, तो ये भी मेटल है, मेटल है ये नॉन मेटल। तो मेटल मेटल को डिस्प्लेस करेंगे। बताओ क्या बनेगा? सही बोला है। इस कौन कौन सा बालक कह रहा है कि इसने सही बोला? एक बार रेज रहे हैं जिनको ये लग रहा है कि माही ने सही बोला है। नहीं तू होगा भी नहीं। NaBr प्लस Mg कह रही है माही। ऑनलाइन वाले बालक बताओ क्या वो सही कह रही है? तू नहीं होगा, तू बैलेंस करना पड़ेगा। सारे कह रहे हो सही है? अरे सही तो है। तुम्हें सिर्फ तुम्हें इतना दिमाग नहीं लगा ना, तुम ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि Na और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है। Na और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? Na ज्यादा रिएक्टिव है। तो Na ज्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम को
डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा, अकेला कर देगा, खुद उसकी जगह आकर के डूब जाएगा। ठीक है, आपको ये नहीं देखना होता नीचे नंबर क्या लगा है, आपको ये देखना है कौन कौन आपस में रिएक्ट करने वाले हैं। Na और Br करने वाले हैं ना, Na और Br का फॉर्मूला क्या होगा वो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। Na की वैलेंसी 1, Br की भी वैलेंसी 1, इनका फॉर्मूला क्या बन गया, दिस इज SO की नहीं, O के साथ 4, SO4 है, मिला तुमने वो टेबल लिख के गया बेटा। देखो वो टेबल याद कर लो, नहीं तो पूरे साल केमिस्ट्री में परेशान रहते, पूरे साल परेशान हो गए केमिस्ट्री में। मैं लिख दूंगा यहाँ पे कुछ भी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सर ने क्यों लिखा, कैसे लिखा। वो टेबल याद कर लो, वैलेंसीज याद कर लो, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो याद कर लो, पढ़ाई केमिस्ट्री तो इजी हो जाएगी। ठीक है, मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है बेटा, बिल्कुल सही। आगे बढ़े। यस सर। एक और रिएक्शन करवाने की मेरी इच्छा हो रही है। सीधा बताओ बेटा क्या होगा। पहले मेटल लिखा होता है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये दोनों आपस में डिस्प्लेस होंगे। हाँ तो कौन कौन बालक कह रहे हैं कि ये सही है, रेज योर हैंड। ट्रू का कंफ्यूजन है, बाकी सब सही है ना। ये भी कौन, आरुषि तुम कुछ नहीं कह रहे, तुक्का मार दो, देखो तुक्का मार दो, हाँ या ना, दो ही चीजें होती है, या तो सही होगा या गलत होगा। देखो बेटा तुम लोग बहुत ज्यादा सोचने लग गए थे, इसीलिए तुम लोगों ने सबने गलत उत्तर दिया। हम तुम्हें क्या कह रहे हैं, हम तुम्हें सिर्फ यही कह रहे हैं, आप सिर्फ रिएक्टिविटी चेक किया करो कि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है। तुमने वही नहीं किया, पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाने लगे। सीए कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या, सीए के से ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या, तो जब ज्यादा रिएक्टिव होता ही नहीं तो डिस्प्लेस कैसे कर देगा। चुप रहो, झापड़ की पड़ेगी ना। मैं तो आना कुछ नहीं किया था सर, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको खाली लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे लो रिएक्टिव मेटल है और लो रिएक्टिव मेटल एक हाई रिएक्टिव मेटल को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लो रिएक्टिव मेटल एक हाई रिएक्टिव मेटल को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता, हमेशा एक हाई रिएक्टिव मेटल ही एक लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। समझे, आगे बढ़े। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। प्राइस दे यहाँ पे बुला के तुम्हें, आना नहीं बोले तो कैसे सही होगा। कुछ बोलते हैं जब तो सही होते हैं ना, और रीजन देते तब सही होता है, बिना रीजन के आपका जवाब गलत ही चाहे वो सही क्यों हो। यस सोनी, अब तुमने अगर छुट्टी करी ना बेटा तो तुम्हारे लिए तो बहुत दुख की बात है। की तरफ से फ्राइडे की छुट्टी, ये बच्चे 2 दिन की छुट्टी देखे मैंने अरसा हो गया इनको, इससे पूछो 2 दिन की छुट्टी कब हुई थी लास्ट। हो गई महावीर जयंती की छुट्टी। कहाँ हो तुम बेटा, चलिए नहीं नहीं लिखना, नोट्स भेज देंगे वहां से लिख लेना। अभी तो खाली मेरी बातों को सुनते जाओ, समझते जाओ, बस मेरी बातें सुनते जाओ, समझते जाओ, वो काफी है। ठीक है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, जब कहेंगे लिखना है तब लिख लेना, या अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें तुम लिख सकते हो जो तुम्हें लगता है कि वो नोट्स में नहीं होगी, या फिर जो तुम याद रखना चाहते हो देर समय। आप जब सुन के लिख लेते हो ना तो कंपैरेटिवली आपको ज्यादा समय तक याद रहता है, तो ऐसी चीजें लिख लो। कौन मना कर रहा है तुम्हें, पूरा पूरा कुछ भी नहीं लिखना जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये मैं ग्रुप पर डालता हूँ। चलिए,
डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया था क्या होता है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। क्या हो अगर अगर दो कंपाउंड हो हमारे पास और दोनों कंपाउंड्स में जो आयन्स है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दो बार हो। अभी क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट एक बार हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट दो बार होगा। फर्क क्या है दोनों में, समझिए। ये एक कंपाउंड है, कंपाउंड समझ में आता है, नहीं समझ में आता बहुत। जो पहली चीज दैट इज अ मेटल, Na इज मेटल, ठीक है, और SO4 इज, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। तो आपको दो कंपाउंड दिख रहे होंगे बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया। दिस इज कंपाउंड 1, दिस इज कंपाउंड। वहां पे ऐसा था क्या, वहां पर दो कंपाउंड नहीं थे बेटा, वहां पर एक एक मेटल था, दूसरा मेटल कंपाउंड। यहाँ पे दोनों मेटल कंपाउंड है, फर्क क्या है ना, वहां पे सिर्फ एक मेटल था और दूसरा मेटल कंपाउंड था, यहाँ पे दोनों ही मेटल कंपाउंड। तो जब दोनों ही मेटल कंपाउंड है तो ये जब टूटेगा ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, सब समझ में आ जाएगा। ये जो मेटल जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये जो कंपाउंड्स होते हैं एक्चुअली में ये कंपाउंड बनते हैं दो आयन से। पहला जो मेटल है वो बनाता है पॉजिटिव आयन और जो नॉन मेटल है वो बनाता है नेगेटिव। जो जब कंपाउंड टूटेगा तो वो हमेशा दो आयन बनाएगा, एक पॉजिटिव आयन बनाएगा और एक नेगेटिव आयन बनाएगा। अजी ये भी तो कंपाउंड है ना, है सर, ये भी टूट करके दो आयन बनाएगा। जो मेटल है वो पॉजिटिव आयन बनाएगा और जो नॉन मेटल है वो नेगेटिव। ये ऊपर टू में कहां से लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं, ठीक है। इसके वजह से इसके साथ इसे भी यहां पे चला गया, इसके वजह से इसके साथ इसे भी यहां पे चला गया। वजह से नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी बात समझो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से क्या कह रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो पॉजिटिव वाला है वो किसके साथ मिल जाएगा, किसके साथ मिल जाएगा, हे भगवान, नेगेटिव वाले के साथ ही मिलेगा ना जी। पॉजिटिव वाले के थोड़े साथ थोड़ी मिल जाएगा, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, भूल गए। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ मिलेगा और जो नेगेटिव वाला है वो, तो और आपको दो अलग अलग कंपाउंड दिख जाएंगे, एक तो दिख जाएगा Na और Cl, एक क्या दिख जाएगा और दूसरा क्या दिख जाएगा। जहां पर आपने क्या देखा, दो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, एक तो Na भी डिस्प्लेस हो गया, दूसरा Ba भी डिस्प्लेस हो गया। तो क्योंकि इस टाइप के रिएक्शन में दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस तरीके के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जहां पे एक मेटल कंपाउंड होता है जिसमें कि दो आयन्स होते हैं, आयन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जहां की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है बेटा, ध्यान से सुनना। द रिएक्शन इन व्हिच टू डिफरेंट आयन्स, आयन्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, ये जो दो अलग अलग आयन्स थे और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड, जो दोनों आयन्स थे वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब इस तरीके के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर जनरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली क्या होते हैं, एक ही तुमने भूल गए ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक, decomposition reactions are generally endothermic, double displacements are generally precipitation reaction। वेदांत precipitation reaction क्या होता है, भूल गए ना। हाँ अब बताओ मुझे कितना दुख हो रहा होगा। precipitation reaction क्या होता है सानवी, हाँ, बहानों की पोटली को बंद करके अलमीरा में रख दो। सर आपके सामने कोई क्यों गई थी तो, सर मेरा तो कोई नहीं बनाने का, सिर्फ कोई है मैं बनाने की करती एट दी एंड आपकी, हाँ देखो हार्दिक पता है तो बता दो, ये क्या मुझे पता है, फिर मैं हाँ बोलूंगा फिर बताओगे, पता है तो बता दो बस। बताओ भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, नहीं पता तो देख के होता है।
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि प्रेसिपिटेट बनते हैं ही भगवान। बताओ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा हो, उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। काम खत्म। बेटा चौथी क्लास के बच्चों को पढ़ा दूंगा ना, तुमको याद रहेगा, तुम भूल जा रहे हो एक एक दिन में। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट बन रहा हो, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जनरली प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर ये जो बैरियम सल्फेट है ना, दिस इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। क्या हमने आपको एक्सोथर्मिक नहीं बताया था रिएक्शन? एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और उसका जस्ट अच्छा हीट का मतलब सिर्फ हीट नहीं होता, ये भी जानना। अगर मैं आपको कह रहा हूँ हीट, इसका मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ एनर्जी। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो, उस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अरे आदित्य, डबल डिस्प्लेसमेंट तो बहुत सरल है बेटा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो मेटल कंपाउंड्स होते हैं, दोनों मेटल कंपाउंड में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होता है। पहले कंपाउंड का पॉजिटिव आयन दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा, पहले कंपाउंड का नेगेटिव आयन दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दो बार हुआ है, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्या होता है? रिएक्शन दैट इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ हीट। इवोल्यूशन का मतलब प्रोड्यूस होना, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा हो, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। किसी भी चीज की बर्निंग क्या प्रोड्यूस करके देगी? हीट। किसी भी चीज को जलाओगे तो हीट प्रोड्यूस करेगी ना। यहाँ इंसानों से जलने की बात नहीं करें, ठीक है। एक तो होता है ना दोस्त आपस में जल रहे हैं, वहां पे हीट प्रोड्यूस नहीं होती। हीट कहाँ प्रोड्यूस होती है? जब कोई चीज जल रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज बर्न करेगी तो वो क्या प्रोड्यूस करके देगी? हीट प्रोड्यूस करके देगी, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सबसे सिंपल एग्जांपल है बर्निंग। बर्निंग ऑफ एनीथिंग, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ डीजल, बर्निंग ऑफ कोल, कुछ भी बर्निंग मतलब कि इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। एंडोथर्मिक का मैंने तुम्हें नहीं बताया था एग्जांपल। अच्छा एक और चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ एक्सोथर्मिक में हीट बनने की, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी बनने की, ठीक है। जरूर नहीं है हर बार आपको हीट ही मिले, अगर आपको एनर्जी मिल रही है किसी दूसरे फॉर्म की भी, तो भी वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगा। जैसे कि हमारी बॉडी का रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना। सर्जन, सर्जन हो तो वैसी बातें मत करो। हाँ वो एंडोथर्मिक हो गया और बाहर देखिए रेस्पिरेशन को सिंपल शब्दों में समझते हैं। जो भी फूड हमने खाया वो कहाँ गया? सेल्स के पास, सेल्स के पास पहुंच गया डाइजेस्ट होकर के। जो भी हमने ऑक्सीजन लिया वो कहाँ पहुंच गया? ब्लड के पास पहुंच गया। तो अगर ये पेपर आपका फूड है और अगर मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी। ये पेपर आपका फूड है और मैं इसको बर्न करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे हीट मिलेगी ना जी। तो अगर आपकी बॉडी में भी फूड है और आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तो वो फूड और वो ऑक्सीजन आपके सेल्स के पास जाता है, वो सेल के अंदर फूड बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और आप एनर्जी बनाते हो। दिस इज रेस्पिरेशन। एनर्जी बनाने का प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है, सांस लेने का प्रोसेस ब्रीदिंग कहलाता है, ठीक है। अगर हम आपसे ब्रीदिंग पूछ रहे हैं तो आप बताइए इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट इज ब्रीदिंग। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में इनहेलेशन भी आ जाता है, फूड भी आ जाता है, फूड की बर्निंग भी आ जाती है और एक्सहेलेशन भी आ जाता है। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ द फिनोमेना रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग एक अलग फिनोमेना है, रेस्पिरेशन एक अलग फिनोमेना है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, बिना ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है एट द एंड? और क्या प्रोड्यूस हो रही है? एनर्जी। एनर्जी तो यहाँ भी प्रोड्यूस हो रही है।
तो क्या हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे? हाँ बोलेंगे ना जी। हर बार एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। हर बार अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। तो जो भी फूड हमने कंज्यूम किया है, जो ऑक्सीजन हमने लिया है वो इसीलिए लिया है ताकि उस फूड को हम बर्न करवा सके। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए अभी तुरंत, मैं क्या करूंगा? या तो मैं खाऊंगा या मैं हाफ में लग जाऊंगा। दौड़ते हैं तो हाफ में काहे लग जाते हैं? ताकि ज्यादा ऑक्सीजन हो सके। तो एनर्जी बनाने के दो ही साधन है, एक आप फूड कंज्यूम कर लो, दूसरा ऑक्सीजन ज्यादा। जितना ज्यादा फूड, अब आपको भागना है तो भागते भागते खा थोड़ी सकते हो। आप भागते भागते क्या कर सकते हो? जल्दी जल्दी सांस ले सकते हो। तो आप जल्दी जल्दी सांस लेकर के अपने ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को पूरी कर। कई लोग तो कहते हैं कि जब हम रनिंग करेंगे तो माउथ बंद करेंगे, कम सांस लो। आप क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ बेटा, ये दो अलग अलग चीजें। माउथ बंद इसलिए रखने को कहा जाता है, अगर आप मुंह से सांस लेते तो आप ज्यादा सांस लेते हैं, और जब आप ज्यादा सांस लेते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं। इसीलिए जब आप दौड़ रहे हो और आपको लंबा दौड़ना है तो आप नाक से सांस लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा देर से थके। समझ रहे हो? अगर तुम्हें जल्दी ज्यादा एनर्जी चाहिए आप मुंह से लो ना सांस, लेकिन अगर किसी को 2 किलोमीटर की रेस पूरी करनी है तो मुंह से थोड़ी सांस ले सकता है, वो तो जल्दी थक जाएगा, 2 किलोमीटर की रेस ही पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसको 100 मीटर की रेस पूरी करनी है तो लोग मुंह से सांस कैसे लेंगे? ठीक है। तो एनर्जी बनाने के लिए दो ही चीजें जरूरी है, फर्स्ट इज फूड, सेकंड इज ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज आप जितनी ज्यादा लोगे उतनी ज्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी बनने लग जाएगी। ठीक है, चलिए। तो रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रेस्पिरेशन में भी फूड बर्न होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमारे फूड के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होकर के बर्न होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए रेस्पिरेशन भी एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द फूड दैट वी intake is broken down into simpler substances such as carbohydrates, proteins, fats. सबसे ज्यादा एनर्जी क्या बनाता है हमारे शरीर में? इन सब में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन बनाता है? बताओ। अरे तुम लोग चौथी क्लास में जाओ, पढ़ो वापस। फैट का काम क्या है हमारी बॉडी में? खाली पेट बड़ा करना नहीं, फैट का काम है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाना। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वो इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। कौन ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस कर सकता है? फैट। यानी कि मोटे लोगों के पास ज्यादा एनर्जी है। बिल्कुल है, आलसी होते हैं, उनकी बॉडी में फैट स्टोर है, उनके पास वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने कैमल को देखा है ना, कैमल के ऊपर जो हम्प है, उस हम्प में क्या होता है? फैट ही तो होता है वो। और जब उसको पानी और खाना नहीं मिलता तो वो उस फैट से काम चला लेता है। यानी अगर कभी अकाल पड़ जाए तो ज्यादा दिन तक कौन जिंदा रहेंगे? अरे मोटे लोग, क्योंकि उनकी बॉडी में फैट है, और फैट है वो धीरे धीरे फैट को बर्न करते जाएंगे, ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकते। ठीक है, चलिए। प्रोटीन हेल्प्स इन मसल बिल्डिंग। ठीक है, मसल फैट दो अलग अलग चीजें होती है। कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, बोलते हैं देखो बॉडी बना ली। अरे उसकी फैट जमा हो रहा है बॉडी में। जब मसल फैट जब हट जाता है तब आपके मसल्स, है ना, जब आपकी बॉडी से फैट हट जाता है तब आपके मसल्स दिखने लग जाते हैं। तो आपको मसल बनाने हैं तो सबसे पहले फैट हटाइए। लोग, अगर आप जिम जा रहे हो तो पहले ही दिन आपकी सेहत ज्यादा है, आप डंबल मारने लगे, क्या होगा? आप गोल हो जाओगे। आपके अंदर से मसल बनना है, बाहर फैट, आपका शरीर कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर आपको बॉडी बनानी है, जस्ट रिमूव फैट फ्रॉम योर बॉडी। फैट रिमूव कर दो, मसल दिखने लग जाएंगे, बन गई बॉडी, है ना। और क्या है बॉडी बनाने में? यही आप बस फैट रिमूव करते हैं।
तो कार्बोहाइड्रेट्स पहले कार्डियो करना चाहिए। हाँ, ट्रेनिंग क्लास लग रही है, लग रही है। सब तरीके का फील लेना चाहिए। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, बट वो उतनी नहीं करवा पाता जितनी फैट करवाता है। फैट्स आर द ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, फैट्स आर द ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी फैट्स प्रोवाइड करवा देते हैं हमें, उतनी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं करवा पाते। कार्बोहाइड्रेट्स भी करवाते हैं, बट वो उतने नहीं करवा पाते। ठीक है, कार्बो जैसे चने, आप चना खाओ, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, अच्छा, उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में। ठीक है, फैट की भी अपनी रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम फैट को सिर्फ एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फैट को अपने फूड का पार्ट बना लेते हैं, तब दिक्कत शुरू होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जानवर फैट वाली चीजें नहीं खाते हैं, वो भी खाते हैं, लेकिन वो इतना ही खाते हैं जितने में वो फिट रह सके। हम क्या करते हैं, लगातार 7 दिन मोमोज बैक टू बैक, क्या होगा, क्या होगा, वो आपके पेट में जमा ही तो होगा। क्या इस उम्र में कोई मोटा नहीं होता बेटा, मेरी उम्र में आके देखो, खाओगे कम, मोटे होगे ज्यादा। समझे, एक एज ये आपकी ग्रोथ की एज है, तो आपकी ग्रोथ की एज में आप जितना खाओगे उतना आपकी ग्रोथ में लग जाएगा। लेकिन जब आपकी ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी, उस टाइम पे क्या होगा, अभी आप लंबे हो रहे हो, थोड़ा टाइम बाद आप चौड़े होने लग जाओगे। ठीक है, अभी इस एज में किसी को नहीं लगता कुछ भी, खाओ जितना खा सकते हो। चलिए, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है 10 एब्जॉर्ब आर ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में फॉर्म हो जाते हैं, और ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से हमारे सेल्स में बर्न होता है और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। दिस इज द इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी। हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज कहां से मिला, कार्ब्स और फैट से, और हमने ऑक्सीजन लिया, ये दोनों चीजें ये बर्न हुई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनाया, CO2, जो कि हम रिलीज कर देते हैं। सब अमाउंट ऑफ वाटर भी बनता है हमारी बॉडी में, और क्या बनता है, एनर्जी। जब हम पूरा लाइफ प्रोसेस पढ़ाएंगे ना जी, रेस्पिरेशन को बहुत ढंग से समझाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अभी तो बस ये समझ लो कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी बर्न हो रही है। चलिए आगे बढ़े। एंडोथर्मिक का जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पे हीट इन्वॉल्व होती है, एब्जॉर्ब होती है। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट इन्वॉल्व हो, दैट इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, रेसिप्रोकेशन हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन में बेटा, ऑक्सीडेशन में पूरी बुक लिखी है, आप ऑक्सीडेशन को डिटेल में पढ़ने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप बूढ़े हो गए और ऑक्सीडेशन खत्म नहीं हुआ। इतना ज्यादा सिलेबस है सिर्फ ऑक्सीडेशन का, लेकिन हम आज उतना पढ़ेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में। ठीक है, चलिए, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ और एंड रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ। ये कहीं पढ़ा है तुमने पहले, पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, इसका जस्ट उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ। आइए चलिए कुछ रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। C+O2 gives कौन सा रिएक्शन है, अरे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि इसके पास ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन अकेला था, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ,
तो जब ऑक्सीजन ऐड होता है हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत, नहीं सर। समस्या, नहीं सर। परेशानी, नहीं सर। कठिनाई, नहीं सर। दुख? नहीं सर। चलिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, दिस इज द काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए। अभी इसमें मूवी दिखाना। हाँ हाँ, बाराती में होना। ये वाला रिएक्शन हम आपको करके दिखाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब मेटल लाइजिन के ग्रैन्युल्स डाले जाते हैं तो क्या होता है? ZnCl बन जाता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, एक गैस रिमूव हो जाती है, दैट इज